हाँ जी मित्रों, हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? यस एवरीवन, हाउ इज एवरीवन डूइंग? जल्दी से सारे बच्चे वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए सर, वीडियो को लाइक करके। अगर आपके पास मेरी ऑडियो वीडियो एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। क्या सब कुछ एकदम परफेक्ट आ रहा है? बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है, सब एकदम टनाटन, सब एकदम चकाचक चल रहा है। वेरी वेरी गुड। सो दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम रिवाइज करेंगे सर क्या? चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जिन जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं ये चैप्टर को एक बार तो कर ही रखा होगा, ठीक है सर? सर सबसे पहले कौन आया? अंडा आया या मुर्गी आई? मैंने कहा मुझे नहीं पता अंडा आया या मुर्गी आई, बट इतना जरूर पता है सबसे पहले आई हमारी स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ही हमने अपने प्लानिंग करी। सबसे पहले आई हमारी स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हमने प्लानिंग करी। यानी हमने क्लास में एग्जांपल भी लिया था कि कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी है सर, बोथ ग्रुप्स पास करने हैं, रैंक लेके आनी है। ये हमारा स्ट्रेटेजी है, ये हमारा डिसीजन है। अब इस डिसीजन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आवर स्टडीज, हमें इसमें कितनी मेहनत करनी है। तो स्ट्रेटेजी क्या होती थी सर? स्ट्रेटेजी होता है हमारा कहीं ना कहीं डिसीजन। ओ, एंड इस डिसीजन को बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्या ये बेसिक सबको क्लियर है? हाँ सर। अब अल्टीमेटली ये जो प्लान है, ये अचीव कौन कराएगा? काम कौन करेगा? पार्टनर करेगा, सीनियर्स करेंगे, या फिर आर्टिकल असिस्टेंट? सर असली काम आर्टिकल असिस्टेंट करता है, तो आर्टिकल असिस्टेंट्स को आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। आर्टिकल असिस्टेंट को आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस का नाम है ऑडिट प्रोग्राम। क्या ये बेसिक्स आपको आते हैं? हाँ सर, ये बेसिक्स आते हैं। तो सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ, कौन सा ऐसे है जो प्लानिंग की बात करता है? सर ऐसे 300। ऐसे 300, इसको ऐसे याद रखना कि 30 तारीख को मम्मी और पापा बैठ के महीने भर की प्लानिंग करते हैं। हर महीने की आखिरी में 30 तारीख को अगले महीने की प्लानिंग की जाती है। यानी 30 तारीख को क्या होता है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले एक बात बताओ, प्लानिंग करना जरूरी क्यों है? सर प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो ऑडिट है एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हो सके। बोलो मेरे साथ, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हो सके। अब सर एक बात बताओ, क्या ये जो प्लानिंग होगी, इसमें सिर्फ इंगेजमेंट पार्टनर आएगा या फिर बाकी टीम मेंबर्स भी आ सकते हैं? मैंने कहा दोनों। इंगेजमेंट पार्टनर भी आएगा और जो बाकी की इंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, दोनों मिलकर साथ में प्लानिंग करेंगे। तो याद रखना, इंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ इंगेजमेंट टीम, प्लस कई बार आप अपने प्लान्स को मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ शेयर कर सकते हो। बट याद रहे, इससे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट खराब नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट खराब नहीं होनी चाहिए। आपने ना बस मेरे साथ बने रहना है, इस रिवीजन में बस आपने मेरे साथ बने रहना है। जो बातें मैं आपको कहूं रिपीट करने के लिए, वो करते रहना। और जैसे ही एक टॉपिक होए, मैं आपको बोलूंगा लिखो चैट बॉक्स में डन डना डन डन, तो चुपचाप डन डना डन डन लिखते चलना। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट पे। सर एक बात बताओ, क्या हम ये प्लानिंग को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हाँ, बट इफेक्टिवनेस खराब नहीं होनी चाहिए। अब आता है सर क्वेश्चन ऑफ द डे। सर क्वेश्चन ऑफ द डे का क्या मतलब है? यही क्वेश्चन आईसीआई ने अभी रिसेंट एमटीपी में भी पूछा है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग? सीधा सीधा क्वेश्चन। तो मुझे बताओ बेनिफिट क्या है? सर बेनिफिट ये है कि जब हम प्लान करके चलते हैं तो हम इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। जो एरियाज मटेरियल है, जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है? अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है सर। प्लस जहां लगता है प्रॉब्लम हो सकती है, जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकती है, तो वहां हम उनको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करते हैं ऑन टाइमली बेसिस। तो दो चीजें याद रखना सर, क्या? इंपॉर्टेंट एरियाज, प्रॉब्लमेटिक एरियाज। बोलो मेरे साथ, इंपॉर्टेंट एरियाज, प्रॉब्लमेटिक एरियाज, इन दो पे हम कहीं ना कहीं फोकस करके चलते हैं। अब एक बात बताओ, मैनेजमेंट के फंक्शंस याद है? क्लास 12th में टीचर ने सिखाए थे। हाँ सर, पॉस डीसी। पॉस डीसी का क्या मतलब था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बस तुमको बोलना है प्लानिंग का फायदा है कि बाकी फंक्शंस हो जाते हैं। प्लानिंग का फायदा है कि बाकी फंक्शंस हो जाते हैं। सर बाकी फंक्शंस का क्या मतलब है? अगला फंक्शन क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। इट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है सर। उसके बाद क्या था? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर। अब याद रहे, जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है, ये कॉम्पिटेंट और केपेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट और केपेबल होने चाहिए, ताकि ये असाइनमेंट को प्रॉपर्ली कर पाए, ठीक है सर। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। अब आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हमें तीन चीजें देखनी होती है, डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू। यही बात हमने एसक्यूसी 1 में भी की थी, ऐसे 220 में भी की थी, कि जब भी आप अपना काम करोगे
या आप अपना काम किसी से करवाओगे, तो जिससे भी आप काम करवाओगे उसको डायरेक्ट करना, ऐसे काम कर, फिर सुपरवाइज करना कि वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, एंड लास्ट में उसके काम को रिव्यू करना। तो डायरेक्टिंग के साथ सुपरवाइज और रिव्यू अपने आप जुड़ जाते हैं, ठीक है सर। एंड लास्ट में क्या आएगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का जमाना चला गया, कंट्रोलिंग का जमाना चला गया सर। कंट्रोलिंग की जगह नया क्या है, कोऑर्डिनेशन। हमको कोऑर्डिनेट करना है किसके साथ सर, एक तो कंपोनेंट के ऑडिटर के साथ जो आपका ब्रांच का ऑडिटर है। ओ, इसी के बारे में शुभम सर ने कहा सिखाया था, ऐसे 600 में, ठीक है सर। प्लस जो बाकी एक्सपर्ट्स होते हैं, प्लस जो बाकी ऑडिटर एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलोगे। सारे बच्चे फटाफट बताओ प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही आसान है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस पर फोकस करके चलेंगे, अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज। प्लस जहां लगता है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको टाइम से आइडेंटिफाई करेंगे, रिजॉल्व करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट भी हो गया, प्रॉब्लम भी हो गया, बाकी सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग नहीं कोऑर्डिनेशन। इस तरह से आप ये 5-6 बेनिफिट ध्यान रख सकते हो। क्लियर है, क्लियर है सर। अब सर एक बात बताओ, अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग करी तो फायदा क्या है? अरे इसमें मेरा क्या फायदा सर, फायदा यह है कि आप अपना इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देने से बच जाओगे सर। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। सर इसी रिस्क को तो ऑडिट रिस्क कहते हैं, इसी रिस्क को तो ऑडिट रिस्क कहते हैं। तो अगला पॉइंट यही कहता है, ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। यहां आपका बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग हो गया। सारे बच्चे जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, डन 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 डन। इज द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आंसर इज यस। अब सर आता है अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। इधर देखो, आप अपनी स्टडीज के लिए प्लानिंग करते हो? हाँ सर, स्टडीज के लिए प्लानिंग करते हैं। कई बार प्लान्स अचीव होते हैं, कई बार प्लान्स अचीव नहीं होते। कई बार प्लान्स अचीव होते हैं, कई बार प्लान्स अचीव नहीं होते। तो क्या करते हो सर, हम अपने प्लान्स को रिवाइज करते हैं। हम अपने प्लान्स को रिवाइज करते हैं, यानी क्या मैं बोल दूं, प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव मतलब चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। हाँ, तो ये कहता है ये कोई सिंगल फेज नहीं है। जो प्लानिंग है ये ऑडिट का डिस्क्रीट फेज नहीं है, रादर से विद मी, इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ठीक है सर। कब शुरू होता है? जब आपने अपना एक ऑडिट खत्म किया, जब आपने अपना एक ऑडिट खत्म किया, खत्म होते ही प्लानिंग शुरू हो जाता है। इट बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट, एंड कंटिन्यूज टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट। तो याद रखना, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, इट इज नॉट अ सिंगल फेज ऑफ ऑडिट। कब शुरू होता है सर? जब पिछला ऑडिट खत्म हुआ तब शुरू हो जाता है। एंड कब तक चलता है सर? इट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ करंट एंगेजमेंट। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब आता है सर प्लानिंग में क्या क्या आएगा। अब आता है प्लानिंग में क्या क्या आएगा, तो ये कहता है प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम। क्या क्या मैटर्स उसको कंसीडर करने, बेसिकली यहां मैटर्स की बात कर रखी है। मैंने कहा ये मैटर्स तो बड़ी ही जनरल है। कभी कहता है कि तुम एनालिटिकल प्रोसीजर करो, कभी कहता है तुम एंटिटी पे देखो कौन से लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं, कभी कहता है तुम मटीरियलिटी देखो। सर हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा मेरे पास एक जुगाड़ है। सबसे पहला ऐसे कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर वाला 520। तो मैंने कहा 520 याद रखना, ठीक है सर। अब 520 को ऐसे कर दो जैसे अक्षय कुमार करता है। तो 520 को कौन करेगा? ये सर उल्टे काम कौन करते हैं? लॉयर्स। उल्टे काम सारे लॉयर्स करते। तो याद रखना उल्टा पुल्टा 520 का क्या हो गया? 250, यानी अंडरस्टैंडिंग द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है सर। अब सारे 2020 वाले बोल दो। सारे 2020 वाले मतलब 320 क्या होता था? मटीरियलिटी। 620 क्या होता है? ऑडिटर एक्सपर्ट की मदद लेनी होती है, तो एक्सपर्ट की बात करेंगे। तो 320 हो गया, 520 हो गया, 620 हो गया। सर 420 वो तो आप हो ही, 420 तो आप सब हो ही। मैंने कहा हाँ, वेरी वेरी गुड। तो सर सारे के सारे 420 ऐसे जस्ट अ जोक, हाँ, ऐसे दिल पे मत ले लेना, दिल पे मत ले लेना। एंड लास्ट पॉइंट इज अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। लास्ट पॉइंट इज अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इस तरह से बस आपने ध्यान रखना है। अरे 420 लिख दिया यार गोपाल, कैसे काम कर रहे हो? ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। जल्दी से बताओ क्या कहती है सर? 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे ही किया तो क्या बन गया सर? कंसीडर द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द एंटिटी। ठीक है सर। इसके बाद क्या आएगा? मैंने कहा 320 मटीरियलिटी। मटीरियलिटी के बाद क्या आएगा? मैंने कहा मटीरियलिटी के बाद आएगा 620 यानी एक्सपर्ट, एंड लास्ट में अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। सर प्लानिंग प्रोसेस क्या है? प्लानिंग प्रोसेस क्या है? तो ये कहता है प्लानिंग का जो प्रोसेस है ना, 2 स्टेजेस में है। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं?
पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। ठीक है सर। लास्ट में आता है प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर। अब सर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्या है, कुछ नहीं है। जब आप रिश्ता एक्सेप्ट करो, प्रिलिमिनरी मतलब पहले, प्रिलिमिनरी मतलब पहले, यानी इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या देखते हो सर, इंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त और उससे पहले दो ही ऐसे आपके दिमाग में आने चाहिए। कौन कौन से? ऐसे 220 एंड ऐसे 210। एक ऐसे 220, दूसरा ऐसे 210। सर 220 में क्या आएगा, क्या क्या फैक्टर्स आप कंसीडर करते हो व्हेन कंटिन्यूइंग विद द क्लाइंट रिलेशनशिप? यानी आपने क्लाइंट पिछले साल एक्सेप्ट कर रखा था, अब आप डिसाइड कर रहे हो अबाउट कंटिन्यूइंग द क्लाइंट रिलेशनशिप। तो इसमें हम सेकी देखते थे। अगर बच्चों को याद हो, हमने ऐसे 220 में सेकी वाले पॉइंट्स कवर किए थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज एंड आई फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। इसी में से आपने ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट की बात करनी है। क्या आपकी इंगेजमेंट टीम एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस से कंप्लाई करती है? एंड ऐसे 210 किसकी बात करता था, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और नॉट। तो यही तीन बातें आपने यहां पे फोकस करके चलनी है। क्या ये बात समझ आती है? जल्दी से बताओ, आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर? यस सर। तो जैसा टॉपिक है ना वैसी इसके पॉइंट है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब पहले, इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या देखते हैं, 210 और 220। तो 220 में क्या देखते थे, कंटिन्यूइंग द क्लाइंट रिलेशनशिप वाले पॉइंट। उसमें से सेकी में से ई वाला एथिकल रिक्वायरमेंट आ गया। ठीक है सर। 210 है अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, मैंने कहा भाई साहब यही तो चैप्टर है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान। वेलकम 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 टू ऑडिट स्ट्रेटेजी सिंगम। अब सर ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है? ऑडिट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, ऑडिटर का डिसीजन है। यही सेट करता है एसटीडी ऑफ ऑडिट। सर एसटीडी का क्या मतलब था? ये वो कॉलिंग वाला एसटीडी नहीं है। एसटीडी का मतलब है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। किस राह पे ऑडिटर को आगे जाना है, क्या क्या चीजें ऑडिटर को कवर करनी है, कब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, ये सारी बातें कौन हेल्प करता है सर? ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प करता है। सो इट सेट्स द एसटीडी ऑफ ऑडिट, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर ये पॉइंट हम सबको क्लियर है। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फैक्टर्स टू कंसीडर बाय ऑडिटर फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी? हौले हौले साजना, धीरे धीरे बालमा, आराम आराम से चलेंगे, मजा आएगा। ठीक है सर। सबसे पहला पॉइंट कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट विच डिफाइन इट्स स्कोप। सर स्कोप का क्या मतलब है? आप एज अ ऑडिटर, आप एज अ ऑडिटर जब ऑडिट करते हो तो आपको किन किन चीजों को कंसीडर करके चलना है, आपके स्कोप में क्या क्या आता है। क्या मैं बोलूं आपको सबसे पहले देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। हाँ सर। तो ये कहता है, आप देखो एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, ये आपका स्कोप है। अब जब आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, आप क्या इशू करोगे? सर हम रिपोर्ट इशू करेंगे। तो ये कहता है अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी देख लेना इंडस्ट्री के हिसाब से। तो सपोज अगर कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो उस पर कौन सा रेगुलेटर लगता है? सर उस पर लगता है रेगुलेटर ट्राई। ट्राई करके एक रेगुलेटर है, ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहले एफआरएफ देख लिया, फिर अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देख ली। अब दो चीजें हैं, एक स्कोप बढ़ाएगी, एक स्कोप कम करेगी। एक स्कोप बढ़ाएगी, एक स्कोप कम करेगी, यानी एक चीज आपका काम बढ़ाएगी, एक चीज काम कम करेगी। सर क्या? अगर बिजनेस में सेगमेंट ज्यादा है, अगर किसी बिजनेस में सेगमेंट ज्यादा है, यानी जैसे आईटीसी, आईटीसी में सिगरेट का भी सेगमेंट है, एफएमसीजी सेगमेंट है। ठीक है सर, मेरे दिमाग में वो क्यों आया, आशीर्वाद आटा भी आ सकता है। हाँ ठीक है। उसके अलावा स्टेशनरी का सेगमेंट है। ठीक है। इसके अलावा होटल्स का सेगमेंट है। तो जितने ज्यादा सेगमेंट उतना स्कोप बढ़ जाएगा। हाँ सर। इसके अलावा सर और क्या होता है? मैंने कहा इसके अलावा आप ये भी तो यूज कर सकते हो पिछले साल का एविडेंस। जैसे आपकी मम्मी कल का बचा खाना आपको सुबह दे देती है कभी कभार। हाँ सर। तो वो क्या करती है, वो अपना स्कोप कम कर लेती है। तो कई बार आप यूज कर सकते हो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। तो बस आपने चार बातें स्कोप में ध्यान रखनी है सर। क्या? एफआरएफ और आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। एक स्कोप बढ़ाएगी, एक स्कोप कम करेगी। सर स्कोप किससे बढ़ता है? नंबर ऑफ बिजनेस सेगमेंट से। एंड दूसरा एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस इन द प्रीवियस ऑडिट। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर ये बात तो हमको समझ आ गई। अब सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी। हाँ राजमा चावल देती है ना कल के, मजा आ जाता है, उसका स्वाद ही सबसे बढ़िया हो जाता है अगले दिन। जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ और बी पॉइंट पे आ जाओ मेरे साथ फटाफट।
अब सर ये तो सबसे आसान है, अब तो ये तो सबसे आसान है। ये कहता है जब आपने अपना स्कोप देख लिया, स्कोप का क्या मतलब है, कितनी कितनी रिपोर्ट इशू करनी है, कब कब इशू करनी है, आहा, कितनी कितनी रिपोर्ट इशू करनी है, कब कब इशू करनी है, यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। सर इसका क्या मतलब है, मैंने कहा कुछ नहीं, जैसे ये सवाल एग्जाम में दिख जाए और आईसीआई बोले एक्सप्लेन विद एग्जांपल, यही लाइन आईसीआई लिख के देगा और बोलेगा एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ऊपर देख के बस भगवान को थैंक यू बोल देना, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। सर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और टाइमिंग को अगर मिला दूं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और टाइमिंग को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। तो पहला पॉइंट हो गया टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है सर। अब आती है बात कम्युनिकेशन करने की। तुम एज अ ऑडिटर किससे कम्युनिकेट करना चाहते हो, सर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से। हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ऐसी थोड़ी कम्युनिकेट कर लोगे, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज द मीटिंग टू डिस्कस द आंटी ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट। जैसी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई, उनका आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, दो बातें डिस्कस कर लेना। सर दो बातें क्या क्या डिस्कस करनी है, सबसे पहले उनसे पूछना रिपोर्ट कब देनी है, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड, और उस रिपोर्ट को देने के लिए आपके ऑडिट वर्क का स्टेटस क्या है, उस रिपोर्ट को देने के लिए आपके ऑडिट वर्क का स्टेटस क्या है, यानी द स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। क्या ये दोनों बातें समझ आती है, हाँ सर। अब जब आप मैनेजमेंट से बात करके बोर हो गए, हम किस पे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे। जब आप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करके बोर हो गए, तो आप अपनी विद इन द एंगेजमेंट टीम कम्युनिकेशन कर सकते हो। सो लास्ट पॉइंट सेज नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द एंगेजमेंट टीम, तो आप उस पर मीटिंग बुलाओ। भाई साहब यही चीज आपकी 4 से 5 नंबर में एग्जाम में देखने को मिल सकती है। एंड जब तक आप ये 4 से 5 पॉइंट एज इट इज नहीं लिखेंगे, आईसीआई नंबर नहीं देगा। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनको पॉइंट्स को ऊपर से ही निकाल देना। तो टाइम टेबल और रिपोर्टिंग को मिलाया तो क्या बन गया, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। कम्युनिकेशन करने के लिए मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के दो बातें डिस्कस करी, कब कौन सी रिपोर्ट देनी है और हमारा ऑडिट वर्क का स्टेटस क्या चल रहा है। जब उनसे बात करके थक गए, मैं तो थक ही गई प्रफुल्ल, जैसे ही आप उनसे थक गए, उसके बाद आप क्या करो, अपने एंगेजमेंट टीम में डिस्कशन करो, क्या ऑडिट वर्क चल रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आंसर इज यस। मजा आ गया सर। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ पॉइंट नंबर सी पे, लेट्स गो अहेड विद इट। सर पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, ये कहता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे इंगेजमेंट टीम का ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगना चाहिए, विच आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग इंगेजमेंट टीम एफर्ट। मैं एक बात बोलूं सर, जो मटीरियल आइटम्स हैं, जो मटेरियल आइटम्स हैं, यानी जो मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स हैं, यानी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, वहां आपको फोकस करना चाहिए। आंसर इज यस, वहीं फोकस करना चाहिए। तो ये कहता है वहीं ज्यादा एनर्जी लगाओ, वहीं ज्यादा एफर्ट्स लगाओ जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, जो मटेरियल आइटम है। अब सर इसमें जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये बहुत ही अटपटे हैं, इनका ऊपर से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, आपकी एनर्जी डिपेंड करेगी कहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, कहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, कहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। मैं बोलूं गलती होने के चांसेस ज्यादा है जब बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, गलती होने के चांसेस ज्यादा है जहां बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो यहां पे आप अपने इंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करो। सर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, मैंने कहा सबसे पहला चेंज हुआ है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंडस्ट्री डेवलपमेंट का क्या मतलब है, जो आपकी इंडस्ट्री जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, उसकी इंडस्ट्री में लॉज एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। अगर लॉज रेगुलेशंस चेंज होंगे तो हो सकता है कोई पेनल्टी लग जाए, अगर पेनल्टी लगेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन बनाना पड़ेगा, बड़ा दिमाग खराब होगा। तो पहला कहता है इंडस्ट्रियल लॉज एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए। दूसरा क्या चेंज हो गया, ये कहता है इंडस्ट्री तो छोड़ो, हमारा एफआरएफ ही चेंज हो गया। कहीं ना कहीं देयर इज अ चेंज इन द एफआरएफ। आईसीआई ने कोई नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे दिए, कोई नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे दिए, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। एंड तीसरा कहता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट अदर रेलिवेंट डेवलपमेंट। अगला पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सर ये अदर डेवलपमेंट क्या है, मान लो कोई लीगल एनवायरमेंट में चेंज आ गया, कोई लॉज रेगुलेशन चेंज हो गए, तो बस आपने 3 चीजें चेक करनी है। सर क्या, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई एफआरएफ का डेवलपमेंट एंड अदर लीगल डेवलपमेंट। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। अब सारे बच्चे बोलो सर बहुत ज्यादा हैवी हो गया, कहीं ना कहीं हमारा काम काफी बढ़ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय कर लो, आप कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय कर लो। तो कुछ ऐसी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे आप इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करके अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को, आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को कम कर सकते हो। तो बस इस तरह से आप ये 4 पॉइंट ध्यान में रख के चलना। जल्दी से बताओ काम क्यों बढ़ेगा,
कब इंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स बढ़ेंगे सर? जब सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एफआरएफ में डेवलपमेंट आ गई, चेंज हो गया, या अदर डेवलपमेंट्स, उसमें आप लीगल डेवलपमेंट्स की बात कर लो, ठीक है सर। अब मुझे बताओ काम कम कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करके, कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करके। इस तरह से आप ये चारों के चारों पॉइंट्स कवर कर सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? कम ऑन एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर? जल्दी से बताइए। क्लियर है बॉस? क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। ऑसम। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ, बस ये टॉपिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा है सर। अब आता है पॉइंट हमारा फेवरेट वाला, पिया पिया ओ पिया पिया, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर प्रीवियस इंगेजमेंट। ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो क्या चीजें आपने सीखी प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी करते वक्त, क्लाइंट से मिलते वक्त, प्लस आपने जब पिछली बार ऐसा क्लाइंट ऑडिट किया था या कोई ऐसा क्लाइंट ऑडिट वगैरह किया था, तो आपने क्या क्या बातें सीखी थी, उनको कंसिडर कर लेना। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है जो आपके प्रीवियस ऑडिट्स हैं उसमें आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया होगा। हाँ सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था। तो जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था तो हो सकता है आपको कोई डेफिशिएंसीज मिली हो, आपको कोई ना कोई कमियां मिली हो, तो उस पर देखो मैनेजमेंट ने कोई एक्शन लिया है क्या, उस पे मैनेजमेंट ने कोई एक्शन लिया है क्या। तो ये कब होगा? जब आप पुराने ऑडिटर थे। बट सर हम तो नए ऑडिटर हैं, हम तो नए ऑडिटर हैं, हमने तो पिछली बार ऑडिट किया ही नहीं। तो अगर आप नए ऑडिटर हो तो आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा, आपको फिर सवाल पूछ पूछ के नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो ये कहता है यू नीड टू मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड। सर ये क्वेश्चनिंग माइंड कहां सीखा था? वो जो एकता कपूर वाली सीरियल वाली आंटी थी ना, हाँ, जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाती थी, यस सर। तो उनके क्वेश्चनिंग माइंड से आप सवाल पूछ के एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो। सो इट विल हेल्प यू इन गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। तो याद रखना, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज हो या नॉलेज गेन्ड ऑन प्रीवियस ऑडिट, ये डिपेंड करेगा आप पुराने ऑडिटर हो या नए ऑडिटर हो। कम ऑन, आप पुराने ऑडिटर हो या नए ऑडिटर। पुराने ऑडिटर हो तो आपने इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट किए होंगे, एग्जांपल दिया है बस, आपने इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट किए होंगे, तो आ सकता है आपको डेफिशिएंसी मिली। अगर डेफिशिएंसी मिली तो देखो मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया। बट अगर आप नए ऑडिटर हो तो क्वेश्चन पूछ के इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉर कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस। क्लियर है? क्लियर है सर। एंड लास्ट में कहता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। सर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज का बस इतनी से मतलब है, जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, वहां पे आपको ज्यादा टाइम और एक्सपीरियंस लोगों को भेजना है। वहां पे आपको ज्यादा टाइम लगाना है, एक्सपीरियंस लोगों को भेजना है, और एक्सपीरियंस लोग तभी भेजोगे जब उनको सेलेक्ट करके लाओगे। तो बस ध्यान रखना, अच्छे लोग आप अपनी टीम में सेलेक्ट करो, एक्सपीरियंस लोग और ज्यादा टाइम कहां लगाओ? जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। जितना ज्यादा लॉजिकली चलोगे उतनी आसानी रहेगी इन पॉइंट्स को ध्यान रखने में। ठीक है सर। अब सारे बच्चे मुझे फटाफट बता दो यार, अब आप मुझे फटाफट बता दो, what are the factors to be considered when developing an audit strategy? जब शुभम सर ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने में बोलूं? पहला पॉइंट स्कोप था, पहला पॉइंट स्कोप था। फ्लो में चलना, मजा आएगा। सारे बच्चे मुझे बताओ सर सबसे पहला पॉइंट क्या था? स्कोप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट जो क्या डिफाइन करती हैं? सर विच डिफाइन द स्कोप। अब स्कोप का क्या मतलब था? सर कितनी रिपोर्ट इशू करनी है, कितनी रिपोर्ट इशू करनी है, कब कब इशू करनी है। तो सेकंड पॉइंट क्या था? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स प्लस इसमें हम टाइम टेबल वगैरह की भी बात करते थे, टाइमिंग एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है सर, मजा ही आ गया। अब जितनी ज्यादा रिपोर्ट, क्या मैं बोल दूं उतने एफर्ट्स, जितनी ज्यादा रिपोर्ट उतने ज्यादा एफर्ट्स। यानी इसमें हम किसकी बात करते हैं? फैक्टर्स, फैक्टर्स विच विल डायरेक्ट द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, जो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स को बढ़ाएंगे। अब जैसे ही हमारे एफर्ट्स बढ़ते हैं, जैसे ही हमारे एफर्ट्स बढ़ते हैं, तो हम कौन से गाने पे डांस करेंगे? सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बता दो तो मजा ही आ जाएगा। तूने चुराया मेरा जिया, तिया टेना टना टना, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। अब पिया के बाद क्या आएगा? अब पिया के बाद क्या आएगा? मैंने कहा पिया पिया कर लो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कर लो, या फिर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर ऑडिट्स। नॉलेज गेन्ड ऑन अदर ऑडिट्स, जो आपने प्रीवियस ऑडिट्स करे हैं
उसकी नॉलेज को भी आप यहां पे कंसीडर करोगे। एंड लास्ट में क्या आएगा सर, कंक्लूजन, यू विल गेट टू नो द आंटी ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। यहां आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी वाला जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब मुझे बता दो इसका फायदा क्या था। व्हाट वाज द फायदा ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी? सर फायदा यही था आखिरी में जाके हमको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स पता चल जाता है। यानी अगर आईसीआई आपको पूछता है ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट करता है ऑडिटर को, ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट करता है ऑडिटर को, तो आप क्या लिखोगे सर? बेनिफिट्स लिखेंगे। एंड बेनिफिट्स में यही आता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। सर आपने कैसे बोल दिया नेचर? पहला पॉइंट बताओ नेचर वाला कौन सा है? सर नेचर ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमें क्वालिटी रिसोर्सेज चाहिए। क्वालिटी का क्या मतलब है? एक्सपीरियंस्ड, कॉम्पिटेंट, केपेबल लोग लेके आएंगे। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हाई रिस्क एरियाज पे लगाएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स एरियाज है जो हमको नहीं समझते वहां पे हम एक्सपर्ट्स लेके आएंगे। नेचर वाला पॉइंट हो गया। नेचर वाला पॉइंट हो गया सर क्या? क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। टाइमिंग का क्या मतलब है? टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। टाइमिंग का क्या मतलब है? टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप अपने लोगों को कब काम पे लगाओगे? आप मुझे बताओ, जब ऑडिट चल रहा है तब ज्यादा लोग काम पे लगेंगे, या फिर की कट ऑफ डेट्स, जब डेडलाइन आने वाली होती है तब ज्यादा लोग लगेंगे? सर की कट ऑफ डेट्स पे ज्यादा लोग लगेंगे। तो टाइमिंग वाला पॉइंट भी हो गया। एक्सटेंट का क्या मतलब है? सर एक्सटेंट का मतलब है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। जहां आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, वहां आप ज्यादा रिसोर्सेज लगाओ। इसमें आप बस देखना कौन से एरिया में कितने रिसोर्सेज लगाने। जैसे आप इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो कितने लोगों को इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए भेजना है, ठीक है सर। फिर अगर आप किसी का काम रिव्यू कर रहे हो तो कितना रिव्यू करना है, कितने घंटे एलोकेट करने हैं हाई रिस्क एरियाज, तो यहां क्वांटिटी वाली बेसिक बात ध्यान रखना। एंड लास्ट में जो रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए उनको मैनेज करके चलना है। तो यही 3 पॉइंट आ गए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड लास्ट में जो भी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करेंगे। सर मैनेज कैसे करेंगे? वही DSR, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू। आप कहीं ना कहीं उनके काम को डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करके चलेंगे। यही की पॉइंट्स बस आपने ध्यान रख के चलने हैं। यहां आपका एक और क्वेश्चन RTP May 20, डन डनाडन डन। क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? फटाफट चैट बॉक्स में डन डनाडन डन हो जाए, मजा आ जाएगा। यू पीपल आर ऑसम। सब बच्चों के लिए एक बार फटाफट ढेर सारी तालियां हो जाए तो मजा आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है सर क्या, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान? अगर आईसीआई आपसे सवाल पूछता है कि भाई ऑडिट प्लान के अंदर आता क्या है, आप सीधा जाके बोल देना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और हमको पता है सर कौन कौन से तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, बताओ कौन से? एक होता है रैप, एक होता है फैप। एक होता है रैप, एक होता है फैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जिसमें हम चीजों को समझते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जिसमें हम चीजों की टेस्टिंग करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और बाकी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी हमने ढेर सारे ऑडिट प्रोसीजर सीखे, तो इसको बोलते हैं अदर प्लान प्रोसीजर। सर इतने सारे प्रोसीजर अगर प्लान में होंगे तभी ऐसा कहा जाता है ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओहो, उच्च विचार। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब सर एक बात बताओ, क्या सारे प्रोसीजर एक ही टाइम पे करते हो या टाइमिंग अलग अलग होती है? सर टाइमिंग अलग अलग होती है। कहीं ना कहीं ये जो प्रोसीजर्स हैं ये टेक प्लेस करते ओवर द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर? अंडरस्टैंडिंग वाला, यानी सबसे पहले सर रैप होता है। रैप अकर्स अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस। जब आप रिस्क असेसमेंट करते हो उसके बाद आप टेस्टिंग पे जाते हो, यानी उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ रैप। ठीक है सर। अच्छा क्या एक बात बताओ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी भेदभाव हो सकता है? क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी भेदभाव हो सकता है? हाँ, मैंने आपको क्लास में एग्जांपल में बताया था कि मैंने बैंक की टेस्टिंग कर ली थी और रेवेन्यू की टेस्टिंग शुरू भी नहीं हुई, रेवेन्यू की प्लानिंग शुरू भी नहीं हुई। तो हो सकता है यू कैन बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सम ABCD बिफोर प्लानिंग द रिमेनिंग फैब।
बिफोर प्लानिंग द रिमेनिंग फैब आप ये चीज कर सकते हो। तो प्लीज मेरी बात समझ के चलना, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बस आपने डिस्क्राइब करना है व्हाट इज अ ऑडिट प्लान। तो इट इज नथिंग बट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रैप, फैब एंड अदर प्रोसीजर। क्योंकि इतने सारे हैं तो बोल देना इट इज मोर डिटेल्ड एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ऑडिट। थ्रू आउट द ऑडिट मतलब पहले रैप फिर फैब, और फैब में भी कुछ एरियाज की टेस्टिंग पहले हो जाती है बिफोर प्लानिंग द अदर रिमेनिंग एबीसीडी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर, बड़ा ही लप्पू सा टॉपिक था। अब सारे के सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या कई बार आपको अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ जाता है? क्या कई बार आपको अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ जाता है? हाँ सर, पड़ जाता है। यही बात आईसीआई ने आरटीपी में 20 में पूछ ली। कहता है 3 रीजंस बताओ जब आप अपने प्लान्स को चेंज करोगे। मैंने कहा सबसे पहला रीजन है मोदी जी। सबसे पहला रीजन है मोदी जी। कभी भी आ जाते और बोलते हैं मित्रों आज रात 8 बजे से भारत भर में, देश भर में लॉकडाउन लग जाएगा। अगर पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लग जाएगा तो ऑडिटर क्लाइंट के पास कैसे जाएगा? क्या ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को रिवाइज करना पड़ेगा? मित्रों बोलो हां सर। तो आपने बोलना है सर अगर कोई चेंजेस इन कंडीशन हो जाए, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, 2 पॉइंट बोलना मेरे साथ, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, अगर कोई चेंजेस इन कंडीशन हो जाए तो प्लान चेंज करना पड़ेगा। एंड तीसरा क्या था सर? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब सर कहने का क्या तात्पर्य है? हमने तो सोचा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बड़ी कम है। जब हमने रैप किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, हमको लगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, यानी कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कंट्रोल्स अच्छे हैं। हमको तो लग रहा था कंट्रोल रिस्क कम होगी, कंट्रोल्स बड़े ही अच्छे होंगे। जब हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने गए और हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया तो पता चला कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। कहीं ना कहीं कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है, यानी जो हमारी कंट्रोल्स हैं इनमें बड़ी दिक्कतें हैं। तो सर कंट्रोल रिस्क क्या हो गई? कंट्रोल रिस्क बढ़ गई। अगर कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगी तो क्या मुझे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को बढ़ाना पड़ेगा? क्या मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा? आंसर इज यस, बढ़ाना पड़ेगा। तो यह कहता है जब भी आप अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करते हो, अगर कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगी तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बढ़ जाएगी। हाँ सर, जब भी आप रिस्क को रिवाइज करोगे तो आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मॉडिफाई करने पड़े तो आपका प्लान और स्ट्रेटेजी भी मॉडिफाई हो गए। तो देखो क्या कहता है, ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द प्लान। क्यों सर? क्योंकि उसको मॉडिफाई करने पड़ रहे हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्यों मॉडिफाई करने पड़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिवाइज्ड कंसीडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क। तो यही बात लिख रखी है कि अगर आपको लगता है रोमम ज्यादा है तो आपको ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एंड अगर ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट चेंज हो जाती है तो यू विल हैव टू मॉडिफाई द स्ट्रेटेजी एंड प्लान। तो यही बेसिक सी बात आपने समझनी है। इधर देखो, सबसे पहले सर क्या हो सकता है? 3 रीजन बता दो मुझे फटाफट। 3 रीजन बड़े सिंपल है। एक तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मोदी जी अचानक आ गए। जैसे ही मोदी जी आए कंडीशंस चेंज हो गई तो चेंज इन द कंडीशन। 2 पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन द कंडीशन। बोलो मेरे साथ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन द कंडीशन। तीसरा क्या था सर? तीसरा था आपको ऑडिट एविडेंस मिला एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। उस वजह से आपकी रिस्क असेसमेंट चेंज हो गई। अगर रिस्क असेसमेंट चेंज हो गई तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो गए। अगर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो गए तो ऑडिट प्लान चेंज होगा। इस बात को बस इन्होंने उल्टा लिख रखा है कि प्लान चेंज होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर चेंज होंगे बिकॉज ऑफ रिवाइज्ड रिस्क असेसमेंट। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर। इसी तरह ये कहता है कि हो सकता है आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके हो सकता है कंट्रोल अच्छे लगे हो सकता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके कंट्रोल अच्छे लगे हो, बट जब आपने सब्सटेंटिव टेस्टिंग करी तो आपको लगा कंट्रोल्स खराब है। तो अगेन आप अपनी रिस्क को रिवाइज कर सकते हो, प्लान्स को रिवाइज कर सकते हो। ये बेसिक सी बात बस आपने ध्यान रख के चलनी है, ठीक है सर। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो रेडी। क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी। फटाफट आ जाओ, मजा आ जाएगा। सनी कह रहा है सर शाम तक मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा? प्यारी प्यारी। अब देखो सर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ गया, आ जाओ। हाँ,
बच्चा कह रहा है मैं बीमार हूं फिर भी बैठा हूं। मैं वही कह रहा हूं यार, कितने बढ़िया बच्चे हैं। अब सर देखो ये सारी आकाश सर की संगति है, ठीक है। इधर देखो, अब सर डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू वाला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है आरटीपी नवंबर 20 और 22 में आया, ठीक है, अच्छे से फोकस करके बोलना। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपको कितना डायरेक्ट करना है, कितना सामने वाले बंदे को सुपरवाइज करना है, कितना रिव्यू करना है। सर ये किस पे डिपेंड करेगा? यानी द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डीएसआर विल डिपेंड ऑन व्हाट? मैंने कहा सबसे पहले तो एंटिटी। आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वो कैसी एंटिटी है। तो हम क्या बोलते थे? साइको एंटिटी। हम क्लास में बोलते थे साइको एंटिटी से। साइको का क्या मतलब है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। अब इधर देखो सारे नलायक, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। अब उस एंटिटी में देखो कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो। उस एरिया में क्या देखेंगे? मैंने कहा उस एरिया में देखेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तो बड़ा थ्री फ्लो में चलना, ऐसे मजा आ जाएगा तुमको। फिर सबसे पहले क्या देखेंगे? एंटिटी, साइको एंटिटी। उस एंटिटी में कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट है और उस एरिया में क्या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है तो आपका जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्ट सुपरवाइजन रिव्यू है ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। एंड लास्ट में डिपेंड करता है आपके जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो आपके छोटू काम कर रहे हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट और केपेबल है। अगर कॉम्पिटेंट और केपेबल है तो आपको ज्यादा रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो एकदम अच्छे से अपना काम कर लेंगे, वो एकदम अच्छे से अपना काम कर लेंगे। तो सारे बच्चे चारों पॉइंट ढंग से याद रखना। सर क्या? एंटिटी, उसका एरिया, एरिया का रोमम, प्लस काम कौन कर रहा है, क्या काम करने वाला कॉम्पिटेंट और केपेबल है कि नहीं। तो ये प्यारी 4 लाइनें लिख के आप 4 नंबर बटोर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, और मैं बोल दूं अब ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, बस खत्म होने वाला है, टाटा बाय बाय होने वाले, बस उसके बाद हम फिर आप अपने घर में अपने घर। डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान। सर एक बात बताओ, इससे पहले भी तो हमने इसके जैसे टॉपिक्स करे। मैंने कहा हाँ करे, बताओ कौन कौन से। सर इससे पहले आपने एक टॉपिक बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान। ओ, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान में सारे बच्चे बताओ क्या आया था? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान में सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्या आया था, जल्दी से मुझे बता दो। Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't take long. हम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान में क्या लिखते थे? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, फैप एंड अदर प्रोसीजर। फिर हम क्या लिखते थे सर? फिर हम दो बातें लिखते थे, प्लान इज मोर डिटेल्ड, प्लान इज मोर डिटेल्ड एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ऑडिट। कहीं ना कहीं थ्रू आउट द ऑडिट प्लानिंग चलती है। पहले रैप होता है, उसके बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की प्लानिंग होती है, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी कोई पहले हो सकता है, कोई बाद में हो सकता है। क्या यही बात की थी? हाँ सर यही बात की थी। पर अब जब मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान, जब भी आईसीआई लिखेगा डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान, तो आपने बड़ा सोचना है, हमने बड़ा सोचना है। सर बड़ा सोचना है मतलब इस तरह से सोचना, सिर्फ प्लान को डॉक्यूमेंट नहीं करना, ऑडिट स्ट्रेटेजी को भी डॉक्यूमेंट करना है, और इनमें हुए चेंजेस को भी डॉक्यूमेंट करना है। तीनों चीजों को आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। सारे के सारे बच्चे फटाफट अपने नोट्स पे आ जाओ। सर जब मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंटिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या थी? की डिसीजन। जो आपका डिसीजन है कि तेरा भाई रैंक लेके आएगा, तेरा भाई बोथ ग्रुप पास करेगा, तेरा भाई ग्रुप पास करेगा, तेरा भाई ऑडिट में एग्जामिशन लाएगा, जो भी है वो आपका डिसीजन है। उस डिसीजन के बेसिस पे यू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर स्टडीज। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है सर? इट इज द रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस। ठीक है सर। इसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आप ऑडिट को प्लान करते हो एंड कम्युनिकेट करते हो सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। सारे बच्चे बताओ व्हाट इज डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रेटेजी? डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रेटेजी इज डॉक्यूमेंटिंग द डिसीजन जिसके बेसिस पे आप प्लान करोगे। और प्लान करवाना किससे? काम किससे करवाना है सर? काम करवाना एंगेजमेंट टीम से। तो हम उनको सिग्निफिकेंट मैटर बता देते हैं। अब सर एक बात बताओ, स्ट्रेटेजी क्या बहुत बड़ी होती है या छोटी सी होती है? सर छोटी सी होती है। तो छोटी सी चीज को हम ऑडिट की भाषा में क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। इट इज लाइक अ समरी, इट इज लाइक अ मेमोरेंडम। मैंने कहा ठीक है। इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड, धोखा दे गई उसकी तरह, धोखा दे गई उसकी तरह, उसने भी ऐसे ही किया था। सर स्कोप, टाइमिंग के बाद डायरेक्शन आना चाहिए था ना, कंडक्ट आ गया। क्या तुम थोड़ा सह लोगे? हाँ सर सह लेंगे, थोड़ा सह लेंगे थोड़ा। तो मैंने कहा याद रखना, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन की जगह आप यहां क्या लिखोगे? कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये आपका डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रेटेजी हो गया। फटाफट बताओ डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रेटेजी क्या है? सर डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजन टू प्लान एंड अगेन एंगेजमेंट टीम मेंबर को बता दो, यहां ध्यान दे देना।
अब अगर ये मैं बोलूं डिटेल्ड होता है या समरी होता है, सर ये समरी होता है, इट इज लाइक अ मेमोरेंडम। एंड सर धोखा कैसे दे गई, मैंने कहा धोखा दे गई स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन की जगह क्या लिख दिया, कंडक्ट ऑफ ऑडिट। तो ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब सर सारे के सारे बच्चे बताओ ऑडिट प्लान क्या था। ऑडिट प्लान तो मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए सर। इट इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। प्लस हम इसको डॉक्यूमेंट करते क्यों हैं, हम इसको डॉक्यूमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन में हिंदी की टीचर ने कहावत सिखाई थी। सर हिंदी की टीचर कहावत सिखाती थी, हाँ। क्या कहावत सिखाई थी, उसने सिखाया था, उन्होंने सिखाया था, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका यह मतलब था बाद में पछता के क्या फायदा जब पहले ही काम खराब कर लिया। तो ये कहता है काम खराब करने से पहले प्लान को रिव्यू करा लेना, काम खराब करने से प्लान को रिव्यू करा लेना, यानी इट सेट्स अ रिकॉर्ड विच कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करने से पहले आप इस रिकॉर्ड को रिव्यू करा सकते हो पार्टनर से, एंड वो अप्रूव करके दे देगा। ठीक है सर। एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑडिट प्रोग्राम और चेकलिस्ट यूज कर सकते हो ताकि आप सामने वाले से काम करा सको। क्या प्लानिंग वाला पार्ट क्लियर है, हाँ सर। रिकॉर्ड ऑफ रैप एंड फैप करते क्यों है, सो दैट दिस रिकॉर्ड कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू द परफॉर्मेंस। एंड सर इसमें क्या क्या आ सकता है, ऑडिट प्रोग्राम और चेकलिस्ट आ जाती है एज पर द एंगेजमेंट। यही इसी पे आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन बैंक पे। गॉट इट सर। लास्ट चीज जो डॉक्यूमेंट करनी है सर वो क्या है, सिग्निफिकेंट चेंजेस है। इधर देखो, इधर देखो, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्लान एंड स्ट्रेटेजी। अब जब आपने चेंजेस करे तो कहीं ना कहीं देयर वुड हैव बीन द चेंज इन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। हाँ सर, तो वो आपने बता देना। साथ ही साथ आपने डॉक्यूमेंट करना है रीजन फॉर चेंजेस। सर ये रीजन क्या थे, हम तो भूल गए। पहला रीजन तो मोदी जी था, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। प्लस आपने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो तो उससे कई बार प्लान चेंज हो जाता है, तो आपने अपने रीजंस बताने हैं और लास्ट में डॉक्यूमेंट करना है स्ट्रेटेजी एंड प्लान फाइनली अडॉप्टेड। स्ट्रेटेजी एंड प्लान फाइनली अडॉप्टेड। तो जब भी चेंजेस को डॉक्यूमेंट करेंगे तो बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे। सबसे पहले तो क्या चेंजेस करें इन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द चेंजेस एंड व्हाट वाज द फाइनल अडॉप्शन ऑफ ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटेजी। सारे बच्चे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्या डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान क्लियर है आप सबको। क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, डन डनाडन डन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इज द फ्लो ऑफ द टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बता दो दोस्तों। क्लियर है, कोई रट्टा नहीं लगाएगा, किसी को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप फ्लो फ्लो में चलो, मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब सर सुनो ना, कौन सा टॉपिक आ गया, मैंने कहा सुनो सुनो सुनो। नाउ वी आर ऑन द लास्ट स्टेज, नाउ वी आर इन द एंड गेम। क्या आप सब रेडी हैं, क्या आप सब रेडी हैं फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बता दीजिए। सर ऐसी डरावनी आवाजें मत लो, हम रेडी हैं। आ जाओ ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं। सर ऑडिट प्रोग्राम में हमें किस चीज की फील लेनी है, मैंने कहा ऑडिट प्रोग्राम में आपने ये फील लेनी है कि काम अब आपने नहीं करना, काम छोटू से करवाना है। काम अब आपने नहीं करना, काम आपने छोटू से करवाना है, यानी आप छोटू को इंस्ट्रक्शंस दोगे। जो आपने अपना प्लान बनाया, इस प्लान को आप लोगों में बांट दोगे, इस प्लान को आप लोगों में बांट दोगे थ्रू इंस्ट्रक्शंस। आप उनको बताओगे हर बंदे को काम क्या क्या करना है। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। तो आप सामने वाले को बताते हो उसने क्या प्रोसीजर्स करने हैं, उस प्रोसीजर को करके उसको क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस मिलेगा। जैसे ही वो एविडेंस इकट्ठा करेगा, हम एविडेंस को इवेल्युएट करके अपना ओपिनियन दे देंगे। सो ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, जो किस पे अप्लाई करने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स पे। इससे वो क्या कलेक्ट करेगा सर, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा, एंड ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे हम अपना ओपिनियन देंगे। ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे हम अपना ओपिनियन देंगे। क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है, हाँ सर। अब आता है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जब आप अपना ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो एक बात ध्यान रखना, हमें अपने स्कोप में रहना है, हमें अपने ऑडिट के दायरे में रहना है, यानी यू शुड स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। जितना ऑडिट का दायरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें रहना है। अब आप बताओ आपको छोटू से कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट चेक कराना है।
यानी आपको बताने ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया। एरिया का क्या मतलब है, सपोज आपको बैलेंस शीट के कोई आइटम चेक कराने हैं, पीएनएल के कोई आइटम चेक कराने, तो एरिया बता दो, ठीक है सर। उस एरिया में बताओ आपको क्या क्या काम करवाना है, गिव देम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रोसीजर, बताओ कौन से ऑडिट प्रोसीजर उसको लगाने हैं। टेल हिम द ऑडिट प्रोसीजर्स नीडेड टू इंप्लीमेंट द प्लान। सर आप तो बढ़िया फ्लो में चल रहे हो, मजा आ रहा है। मैंने कहा ऐसे ही चलना है, तुमने पूरा दायरा बनाया, उसमें बताओ कौन से एरिया ऑफ वर्क पे उसको फोकस करना है, वहां आप उसको इंस्ट्रक्शन दो, यानी आप प्रोसीजर बताओ। अब प्रोसीजर बेकार बेकार या अच्छे वाले, सर अच्छे वाले। गिव ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल टू अचीव द पर्पस। जब उसने प्रोसीजर परफॉर्म करे, तो बताओ क्या मिलेगा, सर ऑडिट एविडेंस मिलेगा, कहीं ना कहीं ऑडिट एविडेंस मिलेगा। तो कौन सा एविडेंस लेके आए, मैंने कहा बेस्ट अवेलेबल एविडेंस लाना, बेस्ट अवेलेबल एविडेंस लाना। मेक श्योर वॉट एवर इज अवेलेबल एंड बेस्ट, वही एविडेंस वो लेके आए। एंड सर बस इतनी सी बात आपने इसमें ध्यान रख के चलनी है। 5 बातें जल्दी से बताओ, क्या हमको अपने दायरे में रहना है, यानी स्टे विद इन द स्कोप। क्लियर है, क्लियर है सर, स्कोप एंड लिमिटेशन में रहेंगे। उसके बाद बताओ कौन से एरिया को उसको चेक करना है, उस एरिया में क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है टू अचीव द पर्पस। इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है, प्रोसीजर, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी इंप्लीमेंटेड टू अचीव द पर्पस। अब ये जो प्रोसीजर है कैसे होने चाहिए, बेकार वाले या अच्छे वाले, सर एकदम बेस्ट प्रोसीजर। उसको आपने वही स्टेप्स बताने, वही प्रोसीजर बताने विच आर यूजफुल इन अचीविंग द पर्पस। प्रोसीजर करके जो एविडेंस मिलेगा वो अवेलेबल और बेस्ट होना चाहिए। आखिरी में कुछ भी नहीं है, इन 2 पॉइंट्स को बस आप रीड करके चलना, कि उसको बोल देना थोड़ा कोऑर्डिनेट वगैरह कर लेना, एंड हो सकता है कुछ गलतियां मिले तो पॉसिबिलिटी को ध्यान रखना है। आर दीज 5 पॉइंट्स क्लियर? यस सर। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे फेवरेट टॉपिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सर एडवांटेज क्या है, जब मेरे पास काम बांटने के लिए होता है तो मैं उसी हिसाब से लोगों को लेके आऊंगा। जब मेरे पास काम बांटने के लिए होगा तो मैं उसी हिसाब से लोगों को लेके आऊंगा, यानी इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ, अरे ये क्या कर रहे हो सर, अरे ये क्या कर रहे हो सर। इट हेल्प्स इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट। जो केपेबल होगा, जो काम करने लायक होगा, उसको मैं सिलेक्ट करके लाऊंगा एंड उसको मैं काम सेग्रीगेट वगैरह करके दूंगा, ठीक है सर। अब जब असिस्टेंट आ गया, उसको खाली तो रखेंगे नहीं सर, मैं उसको दूंगा टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जैसे ही मैंने उसको टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया तो क्या उसको एक टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क मिल गया? हाँ सर। इससे उसको क्या मिल गया? टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क मिल गया। तो जब आपने सामने वाले को टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क दे दिया है तो वो अब अपना दिमाग तो लगाएगा नहीं, उससे कुछ चीजें छूटेंगी भी नहीं, तो क्या होगा ना, वो अपने मेंटल प्लान के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो जो डेंजर था ना ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टेन थिंग्स, अब वो डेंजर इज सिग्निफिकेंटली लेस। तो इसका ये फायदा जब आप टोटल पर्सपेक्टिव दे देते हो, सो द डेंजर क्या होता है, डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग द थिंग्स वो सिग्निफिकेंटली लेस हो जाता है। और याद रहे उससे साइन करवा लेना, डीजे वाले बाबू जरा साइन करा लेना सर। साइन कराने से क्या होगा, कल को आप उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हो, उस एरिया ऑफ वर्क के लिए आप उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हो। तो देखो क्या कहता है, बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर दे एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क। मुझे ऐसा लगता है एग्जाम के लिए 5 पॉइंट्स क्लियर है और बहुत सिंपल है, जस्ट गो बाय द फ्लो अगेन। आपके पास काम बांटने को है तो आप काम बांटने के लिए सही बंदा लेके आओगे, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स, ठीक है सर। जब आपके पास असिस्टेंट आ गया तो आप उसको क्या दोगे, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। टोटल वाले 2 पॉइंट, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसको क्या मिलेगा, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क। जब टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क मिल गया तो वो अपने मेंटल प्लान से काम करेगा नहीं। तो जो डेंजर था ना ऑफ ओवरलुकिंग द सर्कमस्टेंसेस, ओवरलुकिंग सर्टेन एरियाज, वो डेंजर अब सिग्निफिकेंटली लेस है। एंड याद रहे आखिरी में क्या लेना है, सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, सारे बच्चे फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता दो, आखिरी में मास्टर जी क्या लेंगे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, आखिरी में क्या करा लूं उससे, डीजे वाले बाबू उससे क्या करा ले, साइन करा लो, कहीं ना कहीं आप उससे साइन करा लो, सो दैट ही एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क। कहीं ना कहीं हम उसको अकाउंटेबल होल्ड कर सके फॉर द वर्क। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अब आती है सर डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस यही है कि अगर मैं सामने वाले को बता दूंगा उसने क्या करना है, अगर मैं सामने वाले को बता दूंगा उसने क्या करना है, तो वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, वो बिना सोचे समझे बस काम करेगा। तो ये कहता है वर्क कैन बिकम मैकेनिकल, एंड सामने वाला फिर अपना काम करेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है सर। मैकेनिकल जैसा एक और वर्ड बता दो, मैकेनिकल जैसा एक और वर्ड बता दो, मशीन्स आर मैकेनिकल। तो क्या मैं बोल दूं मशीन्स इनफ्लेक्सिबल भी होती है। जो रोबोट होते हैं मैकेनिकल रोबोट, वो बड़े ही इनफ्लेक्सिबल होते हैं। हाँ सर, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड होते हैं,
मैंने कहा इससे क्या दिक्कत है? सर दिक्कत यह है, अगर मैंने सामने वाले को बोला तेरे को यही करना है तो वो वही करेगा, भले ही बिजनेस चेंज हो गया, भले ही बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो गए, भले ही बाकी चीजें चेंज हो गई, वो उन चेंजेस को कंसीडर ही नहीं करेगा। सो द बिजनेस में चेंज एंड द ओल्ड प्रोग्राम इज कैरिड ऑन। इस वजह से कहा जाता है जो भी आपका छोटू है, असिस्टेंट है, उसको ओपन माइंड रखना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ओपन माइंड रखना चाहिए। अभी हम आगे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो याद रखना मैकेनिकल के बाद वाला पॉइंट क्या था? रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। अब सर लास्ट के 2 पॉइंट बड़े सिंपल है, इनएफिशिएंट असिस्टेंट और एफिशिएंट असिस्टेंट। इनएफिशिएंट असिस्टेंट और एफिशिएंट असिस्टेंट, इनएफिशिएंट असिस्टेंट तो बच जाता है, वो खुद बोल देता है यार आपने मेरे को कहा थोड़ी था करने के लिए, आपने मेरे को कहा थोड़ी था करने के लिए, तो जो कहा था वो मैंने कर दिया। अब अगर ये काम नहीं किया तो मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूं, आपने जो 5 बातें कही थी मैंने करी, अब मैं छठी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स इसका शेल्टर ले लेते हैं, ठीक है सर। और जो एफिशिएंट असिस्टेंट है ना, वो गया, आपने उसकी एफिशिएंसी की बैंड बजा दी। ये कहता है यू कैन किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। तो याद रखना डिसएडवांटेजेस बड़ी सिंपल है, पेयरिंग करके आप इसको याद रख सकते हो। मैकेनिकल, जो मैकेनिकल है रोबोट की तरह, वो इनफ्लेक्सिबल और रिजिड है, ठीक है सर। और उसके बाद 2 पॉइंट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वाले। इनएफिशिएंट तो बच जाता है इसके अंदर, और जो एफिशिएंट है आरआईपी, मतलब किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। एंटरप्राइजिंग मतलब जो थोड़े समझदार लोग हैं, जो थोड़े बढ़िया लोग हैं, आप उनके इनिशिएटिव को किल कर रहे हो। अब सर एक बात बताओ, ये सारे टॉपिक्स क्या दे रखे, बहुत इजी हैं, इनमें से भी आई से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेता है। देखो क्या कहता है, क्या मैं हर बिजनेस के लिए एक ही ऑडिट प्रोग्राम बना लूं? क्या मैं हर बिजनेस के लिए एक ही ऑडिट प्रोग्राम बना लूं? आंसर इज नो। क्यों सर आंसर इज नो? अरे हर बिजनेस अलग अलग होता है, हर बिजनेस अलग अलग कोई होता है। एशियन पेंट की ऐड आती थी ना, हर घर कुछ कहता है, तो मैं यही कहता हूं हर बिजनेस कुछ कहता है। हर बिजनेस अलग अलग है, नेचर अलग है, साइज अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है सर। बिजनेस ही नहीं, उनके इंटरनल कंट्रोल्स भी अलग है। ओ, एंड इंटरनल कंट्रोल्स ही नहीं, जो आपको एज अ ऑडिटर उनको सर्विस देनी होती है वो भी कई बार वेरी करती है। तो ये कहता है तीनों चीजें अलग अलग है। बताओ क्या? बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल, नेचर ऑफ सर्विस। बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल, नेचर ऑफ सर्विस, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग हो सकती है। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल द बिजनेस, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल द बिजनेस इज नॉट अलाउड। ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकेबल नहीं है। ये बेसिक सी बात आपको समझ नहीं थी? कुछ था क्या इसमें? अरे कुछ था क्या? नहीं सर। अब सर एक बात बताओ, आपने कहा था असिस्टेंट को रिजिड नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी उसको खुले दिमाग से काम करना है। सर खुले दिमाग से काम क्यों करना है? क्योंकि हर बिजनेस अलग अलग है, हर बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स अलग है, एंड हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो डिफरेंट होता है। तो ये कहता है क्योंकि हर चीज अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं ना, हम आपको कुछ मिनिमम एसेंशियल वर्क बता देंगे। जो आपका सीनियर होगा वो कुछ मिनिमम एसेंशियल वर्क बना देगा। इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्राम। तो आप एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करो, फिर अगर आपको लगता है ना यार मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये एडिशनली ये भी चेक करना चाहिए, तो वो आप इंक्लूड कर लेना। तो इट कैन बी ऑल्टर्ड, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो एंगेजमेंट में, आप इसको ऑल्टर कर सकते हो, आप इसको कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हो टू इनकॉर्पोरेट द सिचुएशंस विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली। तो आप इसको कवर कर लो अगर आपको भी ये रेलिवेंट लगता है। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज काम की नहीं है तो मैं इसको ड्रॉप कर दूं, कोई चीज काम की नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर दूं। हां, सिर्फ एडिशन नहीं, आप माइनस भी कर सकते हो। तो अगर कोई वर्क लगता है यार ये तो अननेसेसरी है, इररेलेवेंट है, बेकार है, तो आप उसको ड्रॉप कर दो। तो ऑल्टर करके कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, कुछ ड्रॉप कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा आपको रखना है ओपन माइंड, आपको रखना है ओपन माइंड। एंड जब भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिले इसको अपने सीनियर्स को बता देना, जब भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिले अपने सीनियर्स को बता देना, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड कर देंगे। क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है? हाँ सर। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। मजा आ जाएगा। बस 2 टॉपिक रह गए और चैप्टर खत्म हो जाएगा यार। हंसते खेलते 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा टॉपिक क्या शानदार तरीके से रिवाइज हो गया। मजा आ गया। काश आ जाओ सर। सर ये क्या है? ये क्या टॉपिक उठा के लेके आ गए? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम।
ये क्या टॉपिक है? सबसे पहले बताओ पीरियोडिक रिव्यू का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक रिव्यू का मतलब ये है आपको इंटरवल्स पे, पीरियोडिक इंटरवल्स में, साल में एक बार, साल में 2 बार, जब भी आपको ठीक लगे चेक करो ऑडिट प्रोग्राम ठीक है कि नहीं। ठीक है सर, मतलब व्हाट इज अ पीरियोडिक रिव्यू? इट रिक्वायर्स यू टू असेस वेदर जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है ये एडिक्वेट है। सर एडिक्वेट किसके लिए? टू ऑब्टेन, सर क्या क्या चाहिए? नॉलेज एंड एविडेंस। क्या जो हमें बिजनेस की नॉलेज चाहिए, क्या जो हमें एंटिटी से एविडेंस चाहिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए एडिक्वेट है या नहीं। ठीक है सर, इस क्लास की हमने इस चीज की हमने क्लास में नोटिंग कर रखी है, मैं बुक से करा रहा हूं। ठीक है सर, तो सबसे पहले एक बात बताओ, व्हाट इज पीरियोडिक रिव्यू? सर हमें एडिक्वेसी चेक करनी है, क्या इस ऑडिट प्रोग्राम से हमें इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज और एविडेंस मिलेगा कि नहीं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ना करें तो, अगर हम इसको ना करें तो क्यों कर रहे हो आप ये पीरियोडिक रिव्यू? भाई देखो, कई बार बिजनेस की पॉलिसीज चेंज हो जाती है, कई बार बिजनेस की पॉलिसीज चेंज हो जाती है, इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो जाते हैं। अगर आपने उनके चेंज होते हुए भी ऑडिट प्रोग्राम को चेंज नहीं किया तो क्या मैं बोल दूं आपका प्रोग्राम ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड प्रोग्राम हो गया? हां सर, अगर आउटडेटेड हो गया और आपने उसके हिसाब से काम किया तो आप नेग्लिजेंट हो, आप सावधान नहीं हो। हां सर, तो अगर आप नेग्लिजेंटली काम करोगे तो आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आपके ऊपर लीगल केसेस हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? हां सर, एक एक करके चलेंगे, मजा आएगा। सबसे पहले सर क्या होता है पीरियोडिक रिव्यू? हम मॉनिटर करते हैं ऑडिट प्रोग्राम को, क्या इससे आज भी हमें नॉलेज और एविडेंस मिल सकता है। क्यों करते हैं? क्योंकि बिजनेस पॉलिसीज चेंज होती हैं, एंड अगर बिजनेस पॉलिसी चेंज होगी, ऑडिट प्रोग्राम चेंज नहीं होगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। अगर आउटडेटेड और ऑब्सोलीट हो गया और आपने उसके हिसाब से काम किया तो आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। क्या इतनी सी बात समझ आई? हां सर समझ गए। तो सर इसका बेनिफिट ही बता दो। मैंने कहा डरा क्या रहे हो, बेनिफिट बता दो। मैंने कहा बेनिफिट यही है, इसकी यूटिलिटी बनी रहती है, जो इससे आपको फायदा हो रहा है ये कहीं ना कहीं रिटेन और इनहेंस हो सकता है अगर आप पीरियोडिकली रिव्यू करो। क्योंकि अगर इसमें कोई कमियां हैं, केसरिया तेरा, अगर इसमें है कोई कमियां तो इन कमियों को आप रिमूव कर सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिव्यू। कहीं ना कहीं जो यूटिलिटी है, जो इसके बेनिफिट्स हैं, आप उनको रिटेन कर सकते हो, कुछ चीजें रिटेन करनी है, और अगर लगता है कुछ रिडंडेंसी है, कुछ काम की चीजें नहीं है, उनको आप ड्रॉप कर सकते हो, उनको आप रिमूव करके चल सकते हो। क्या 3 पॉइंट्स क्लियर है? हां सर, व्हाट, व्हाई एंड बेनिफिट क्या है। अब सर बेसिक काम बताओ, बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज यानी बेसिक्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता था? इंस्ट्रक्शंस होते थे जो सामने वाले को फॉलो करने हैं। सो इट नॉट ओनली सेट्स द टास्क, टास्क मतलब आपको डेटर को चेक करना है, ये सिर्फ ये नहीं बताता डेटर चेक करना है, ये भी बताता है डेटर को कैसे चेक करना है, कितना चेक करना है, सैंपलिंग करनी है कि नहीं। तो सर इससे तो ये दिक्कत है ना कि अगर आपने सामने वाले को टास्क बता दिए तो क्या होगा सर, असिस्टेंट वही काम करेगा जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, तो इससे कहीं ना कहीं रिजिडिटी आ जाएगी, इससे कहीं ना कहीं रिजिडिटी आ जाएगी। तो सारे बच्चे मुझे एक बार फटाफट बताओ, रिजिडिटी का सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था? रिजिडिटी का सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, एक बार चैट बॉक्स में बता दो। वही अगला पॉइंट है, इफ आई एम टेलिंग द टास्क एंड वो अनफेलिंगली वो टास्क करे जा रहा है, वो अनफेलिंगली वो टास्क करे जा रहा है, तो बता दो इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ, आई नो इट इज नॉट ट्रू, रिजिडिटी इज नॉट ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू। if you are doing a periodic review of the program, ठीक है, अगर आप पीरियोडिक रिव्यू कर रहे हो तो बच जाओगे। प्लस encouraging the assistants टू कीप अ ओपन माइंड। अगर आपके असिस्टेंट्स ओपन माइंड रखेंगे, अगर आप पीरियोडिक रिव्यू करोगे, तो फिर ये झूठ है, तो फिर ये कहीं ना कहीं झूठ है, जो आप रिजिडिटी वाली बात बोल रहे हो ये झूठ हो जाएगी। क्लियर है मेरे दोस्तों? हाँ सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक रिव्यू को वही करना है जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, डिवाइड एंड रूल। सबसे पहले बताओ पीरियोडिक रिव्यू क्या होता है। इसमें सर हम असेस करते हैं क्या ऑडिट प्रोग्राम एडिक्वेट है। एडिक्वेट इकट्ठा करने के लिए क्या क्या? नॉलेज, एविडेंस। बोलो मेरे साथ, नॉलेज, एविडेंस। तुम बोलते क्यों नहीं हो? नॉलेज और एविडेंस। ठीक है सर, क्यों कर रहे हैं? क्या हो जाएगा सर? लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। अगर ऑब्सोलीट प्रोग्राम से काम किया, केस कर दूंगा। ऐसा मैं नहीं, आईसीआई बोलेगी कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। तो सर बेनिफिट बताओ, थोड़ी मोटिवेशन आए। मैंने कहा मोटिवेशन ये है, जो इसकी यूटिलिटी है, जो इसका बेनिफिट है, आप उसको रिटेन कर सकते हो। और जो कमियां है, कमियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? कमियों को बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या गंदे नाम है, इनएडिक्वेसी। मेरे को भी बड़ी दिक्कत आती है इस अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं, हम सेम है फ्रेंड्स।
जो इनएडिक्वेसीज है, रिडंडेंसीज है, उनको ड्रॉप करो। ये 3 बातें तो हमको समझ आ गई। अब सर ये कहता है बेसिक्स का मतलब है हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं असिस्टेंट को। सर इससे तो रिजिडिटी आ जाएगी। मैंने कहा दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप पीरियोडिक रिव्यू कर रहे हो एंड अगर आपका असिस्टेंट ओपन माइंड रखता है, सो जस्ट गो इन अ फ्लो, 2 बार 3 बार रीड करो, उसके अलावा इसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब लास्ट पॉइंट आता है सर, क्या? फटाफट एक बार अपने नोट्स पे आ जाओ। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। सर ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है? मैंने कहा हम अपने असिस्टेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम उस इंस्ट्रक्शन में क्या बताते थे? सर हेल्पफुल ऑडिट प्रोसीजर। उन हेल्पफुल और यूजफुल प्रोसीजर से क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस। ये एविडेंस कैसा होना चाहिए था? आपने कहा था बेस्ट एविडेंस होना चाहिए और रीजनेबली अवेलेबल होना चाहिए। बेस्ट एविडेंस होना चाहिए और रीजनेबली अवेलेबल होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं डेटर्स की टेस्टिंग कर रहा हूं, तो ये डेटर बना कैसे? आपने सेल्स करी होंगी तो आप सेल्स इनवॉइस देख सकते हो। प्लस अगर मेरा कोई डेटर है, मैं इसको कोई डेबिट नोट दे सकता हूं। हाँ सर डेबिट नोट, कोई क्रेडिट नोट भी हो सकता है। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह मुझे इसकी तरफ से मिला तो डेबिट नोट्स हो सकते हैं, क्रेडिट नोट्स हो सकते हैं, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकता हूं। जिस बच्चे ने ऐसे 500 पढ़ा है, इसमें रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा है, इन सब डॉक्यूमेंट्स में या एक्सटर्नल कंफर्मेशन में? सर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल। इसकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा है, तो आप इसको ज्यादा वेट देके चलोगे। आप कहीं ना कहीं अपने सारे ऑडिट एविडेंस में इसको ज्यादा तवज्जो देके चलोगे, ज्यादा वेट देके चलोगे। इतनी सी ही बात यहां पे लिख रखी है कि जब भी आप अपने ऑडिट प्रोग्राम को बनाते हो तो उसमें आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हो, यानी ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है सर, ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स आप करते हो, इससे हमें क्या इकट्ठा करना है? बेस्ट एविडेंस विच इज रीजनेबली अवेलेबल। ठीक है सर, ये कहता है फॉर द असर्शंस टू बी टेस्टेड, कई सारे एविडेंस अवेलेबल हो सकते हैं। कई सारे एविडेंस यानी सेल्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है सर, जो कहीं ना कहीं आपको कंसीडर करने हैं, उनको वेट्स देने, कौन सा ज्यादा रिलायबल है। ठीक है सर, तो आइडेंटिफाई द एविडेंस जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो मुझे बताओ, हमको इस केस में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा एविडेंस देखता है? इससे पता चलेगा आपको बात समझ आई कि नहीं। टेल मी इन द चैट बॉक्स, कौन सा एविडेंस है जो सबसे ज्यादा इसमें सेटिस्फेक्शन देता है? सेल्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या एक्सटर्नल कंफर्मेशन? यार 1 घंटे से ज्यादा हो गया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन को सबसे ज्यादा वेट देके चलना है। अब हो सकता है आईसीआई आपको क्या करे ना, हो सकता है आईसीआई क्या करे, एंड आई थिंक क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है, आईसीआई आपको ये लाइन उठा के दे दे, या ये लाइन उठा के दे दे और बोले एक्सप्लेन। तो आपको ना ये बात भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये बात भी लिखनी पड़ेगी, हम ऑडिट एविडेंस कहीं से भी उठा सकते हैं। हम ऑडिट एविडेंस वैरायटी ऑफ फील्ड से उठा सकते हैं। सर ये वैरायटी ऑफ फील्ड्स क्या हैं? कहीं से भी ऑडिट एविडेंस उठा सकते हैं। मतलब आप किसी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो, अगर कोई एसेट है तो आप उसको फिजिकली चेक कर सकते हो, आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। याद है ऐसे 580 में डिस्कस करते हैं? हाँ सर। प्लस आप कंफर्मेशन ले सकते हो फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। ओ, तो उनको कहते हैं स्टेटमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। आप एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर सकते हो, आप एंटिटी के अकाउंटिंग डेटा को चेक कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स कैसे याद रखने? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है? ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है? सर हमारा सीए इंटर, अकाउंट्स भी है, लॉ भी है, टैक्सेशन भी है, टैक्सेशन में डीटी भी है, आईडीटी भी है, ऑडिट भी है, ऑडिट के अंदर सब है, और एफएम और एसएम भी है। यानी सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ फील्ड्स कहां है? सर इंटर के एग्जाम में सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ फील्ड्स कहां है? सारे बच्चे बोलो, इंटर की जो एग्जामिनेशन है यहां वैरायटी ऑफ फील्ड्स है। बस तुमने ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, तुमको 6 पॉइंट मैंने करा दिए। सर जल्दी से बताओ क्या क्या 6 पॉइंट हो गए? स्टेटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, यानी जो घर के लोग हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम द बाहर के लोग, यानी थर्ड पार्टी, ये स्टेटमेंट तो हो गया। इंटर का क्या मतलब है? इंटरनल कंट्रोल। ओ, इंटरनल कंट्रोल। दूसरा इंटर क्या है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग डेटा। एग्जामिनेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन, फिजिकल एसेट्स की एग्जामिनेशन। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए।
क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब एग्जांपल्स में ध्यान रखना, अगर मुझे एंटिटी की कैश चेक करनी है कि एंटिटी के पास कैश है कि नहीं, तो मैं कैश काउंट कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट बाबू जरा कैश काउंट करा दो, ठीक है सर। अगर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर सर्टिफिकेट्स बैंक के पास पड़े हैं, तो मैं बैंक से कंफर्मेशन ले सकता हूं, सर्टिफिकेट देख सकता हूं। जो डेटर्स है वो कैसे चेक करते हैं मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया, इनवॉइस चेक कर लो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो। एंड कंफर्मेशन ही ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो दोस्तों सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई। भले ही हमने क्लास में इस टॉपिक को करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कम से कम 6 से 7 घंटे लगा दिए होंगे, बट लगभग अभी 1 घंटे में हमने सारी चीजों को एकदम डिटेल में रिवाइज कर लिया। तो आपको भले ही ऐसा लग रहा होगा स्टार्टिंग में सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, बट एक बात बताऊं, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल unless it is done. So this is the time to clap for all of you. Thank you so much for attending this revision session. I hope आप सबको काफी मजा आया, एंड कहीं भी वो थोड़ी बहुत मेरे से कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना। एंड यस, यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। Stay connected to the channel for more such videos. अगर रिवीजन अच्छी लगी तो do give it a like ताकि बाकी इंटर स्टार्स तक पहुंच सके। एंड यस, stay subscribe to the channel. बस अब कुछ पल और कुछ दिन और रह गए हैं, फिर आप अपना एग्जाम देने जाएंगे। एंड मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट, क्योंकि फिर उसके बाद हमें सीए फाइनल में मिलना है, ठीक है? फिर हम सीए फाइनल में मिलेंगे, तो इस तरह से लगे रहो, धूम मचाते रहो, जीत पक्की है। कीप गोइंग।